हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सुधांशु। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं विद नोट्स। आज हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम आपको फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो में हम आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेकंड सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट 4 जो आपका DSC 6 सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद है, ये सब्जेक्ट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, देन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस में हम देख लेते हैं जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट है। तो आपकी जो सबसे पहली यूनिट रहने वाली है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी विवादित उत्पत्ति। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, देन बिग बैंग का अध्ययन क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रिंगिंग इन डिक्लोनियन अकाउंट्स, जिसको आप व्यू उपनिवेशवाद का प्रारंभ भी बोल सकते हो। फोर्थ हम देखेंगे भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन की वंशावली को समझना, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन है उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी वंशावली को समझना। तो आपका फर्स्ट यूनिट में केवल इतना ही है। देन हम सेकंड यूनिट देख लेते हैं। आपकी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत। इसमें हम टोटल 5 चैप्टर देखेंगे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वे रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास। तो इस चैप्टर को हम फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड लेकर चलेंगे, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है। इसके जो कुछ टॉपिक्स रहेंगे वे आपको फर्स्ट यूनिट में भी मिलेंगे। देन हम सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में। थर्ड चैप्टर हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे उदारवाद और नव उदारवाद के बारे में। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है इसमें हम मार्क्सवाद एवं नव मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो फिफ्थ चैप्टर है इसमें हम नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे। और जो सिक्स्थ चैप्टर है इसमें हम रचनावाद के बारे में पढ़ेंगे। देन हम देख लेते हैं आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में हम टोटल 4 अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं शक्ति की अवधारणा, दूसरी संप्रभुता, तीसरा साम्राज्य, और जो आपकी लास्ट फोर्थ अवधारणा बचती है वो फोर्थ अवधारणा बचती है आपका अंतर्राष्ट्रीय आदेश। इसके बाद हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट का जो नाम है वो है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एक संबंध परक मोड़। जो आपके विश्व के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है एक दूसरे देश के और एक संबंध परक मोड के रूप में इसको देखेंगे। तो यही था आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस। देन हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और इसकी विवादित उत्पत्ति। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वे क्या है और इसकी जो विवादित उत्पत्ति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस 2 या 2 से अधिक देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य स्तर पर स्थापित होने वाले संबंधों को कहते हैं। आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में, जो आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य स्तर पर स्थापित होते हैं, जो संबंध स्थापित होते हैं उनको ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यह एक शैक्षिक और कूटनीतिक क्षेत्र है जो यह अध्ययन करता है कि देश एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनके बीच सहयोग और संघर्ष के क्या कारण होते हैं और वैश्विक राजनीति कैसे काम करती है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये एक शैक्षिक और कूटनीतिक क्षेत्र है, जिसके ये अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जो एक देश है वो दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव करता है और उनके बीच क्या क्या सहयोग और संघर्ष होते हैं और उन सहयोग और संघर्ष के क्या क्या कारण होते हैं। और इससे ही हमें यह पता चलता है जो वैश्विक राजनीति है वह कैसे काम करती है। यहीं पर अब हम इसका सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। जो सबसे पहली बात होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर कोई एक मूल परिभाषा नहीं है, सभी विचारक ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हैंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार, जो उनकी अपनी पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948, उसमें इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित किया है शक्ति के रूप में। उन्होंने कहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल शक्ति की राजनीति है और जो राष्ट्र के बीच में संबंध होते हैं वे एक राज्य के दूसरे राज्य के हितों पर और शक्ति संतुलन पर आधारित होते हैं। जो इनका हैंस जे मार्गेनथाउ का यथार्थवादी दृष्टिकोण है
वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं चार्ल्स रेनॉल्ड्स के अनुसार उन्होंने क्या बोला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित किया है। उनके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनको हम विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं, और वे दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, उन दृष्टिकोण में जैसे शक्ति, सहयोग, वैश्विक संस्थाएं और निर्णय निर्माण प्रक्रियाएं, ये उन दृष्टिकोणों में शामिल है। एक और देख लेते हैं हम यहीं पर प्रोफेसर चार्ल्स स्केचलर के अनुसार। प्रोफेसर चार्ल्स स्केचलर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है जो सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन है वह ये एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो उनके आपसी संपर्क और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार केवल राष्ट्र राज्यों के बीच के संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय कंपनी और अन्य वैश्विक संस्थाओं के आपसी संपर्क को भी शामिल करता है। प्रोफेसर चार्ल्स स्केचलर क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में आप समझिए, जो राष्ट्र राज्य है और वे यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विस्तार यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता है। उनका जो विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो हमारे गैर सरकारी संगठन होते हैं और अदर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और अन्य वैश्विक संस्थाएं होती है, उनको भी अपने क्षेत्र में रखता है। अब हम देख लेते हैं हार्टमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे परिभाषित किया है। तो हार्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन के एक क्षेत्र की प्रक्रिया पर केंद्रित है जिसके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य राज्यों के राष्ट्रीय हितों से समायोजित करता है। तो हार्टमैन के अनुसार आप सिंपल भाषा में ये समझिए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में ये बोला है जो एक राज्य होता है वो दूसरे राज्य से संबंध अपने हितों को समायोजित करने के लिए बनाता है, उसको ये हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यहीं पर आप देख लेते हैं हेरोल्ड और मार्गरेट स्प्राउट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के संबंधों और संबंधों के उन पहलुओं के रूप में परिभाषित करते हैं जिनमें विरोध, प्रतिरोध या उद्देश्य या हित के संघर्ष के कुछ तत्व मौजूद होते हैं। सिंपल भाषा में आप ये समझिए, जैसे कि विरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया, उद्देश्य हो गया या हित हो गया या संघर्ष हो गया, उनके जो तत्व मौजूद होते हैं उन पहलुओं में उनको ही वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करते हैं। देन हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र और प्रकृति। यहाँ पर हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका विषय क्षेत्र कितना है, कितना विस्तार है, कितना लघु है और जो उनकी प्रकृति है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विषय क्षेत्र। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र है, इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम इन पहलुओं को देख लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहला पहलू है वो है राजनीतिक संबंध। राजनीतिक संबंध में आता है जैसे कि देशों की विदेश नीति होती है, कूटनीति होती है, संधियाँ होती है और युद्ध होते हैं। दूसरा आपका जो पहलू आता है वो आता है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में आपका व्यापार, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे कि IMF हो गई, WTO हो गई और विश्व बैंक हो गई। तीसरा आपका जो पहलू आता है वो आता है सामाजिक सांस्कृतिक संबंध। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में विभिन्न देश की संस्कृतियाँ, मानवाधिकार, शरणार्थी समस्या ये आते हैं। फोर्थ आपका जो आता है वो आता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग। इसमें आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और साइबर सुरक्षा ये शामिल होते हैं। आपका जो फिफ्थ पहलू है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, नाटो, EU, G20 इन जैसी संस्थाओं की भूमिका होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र कितना है, किस तक है। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति। तो आपकी जो सबसे प्रकृति में सबसे पहला आता है वो है गतिशील, डायनामिक। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वे समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वे कोई स्थिर नहीं है, वे गतिशील है। और जो आपका दूसरी प्रकृति देख लेते हैं, दूसरे में देखते हैं हम अंतर अनुशासनिक, जो आपकी राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों से संबंधित होती है। थर्ड आप जो प्रकृति देख सकते हो वो देख सकते हो संघर्ष और सहयोग दोनों शामिल होते हैं इसमें जो देशों के बीच संघर्ष होते हैं जैसे कि युद्ध होते हैं, विवाद होते हैं, या फिर जो सहयोग होती है जैसे कि संधियाँ होती है या कोई भी समझौता होता है, उन दोनों का अध्ययन होता है। फोर्थ आपको जो प्रकृति देख सकते हो वो होती है राजनीतिक यथार्थवाद और आदर्शवाद, जिसमें शक्ति संतुलन और कूटनीति ये होती है। तो आपने ये देख लिया, आपने प्रकृति भी देख ली और आपने विषय क्षेत्र भी देख लिया। अब हम एक नया टॉपिक और देखते हैं इसमें ही,
जो इसका अगला टॉपिक है वो है अकादमिक चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को समझने और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अकादमिक मूल्यांकन निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए, हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्यों समझना है, क्यों पढ़ना है। जो आपकी वैश्विक राजनीति होती है, अर्थव्यवस्था होती है और कूटनीति होती है, उनको समझने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए कि वे किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, उसको करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना जरूरी है। तो इसमें हम जो निम्नलिखित पहलू है तो वे पहलुएं देख लेते हैं, जिससे हमें सबसे पहले पता चलता है सिद्धांतों का विकास। जो आपके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत होते हैं, जिसमें आपका यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, निर्माणवाद, ये सिद्धांत है, उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण होता है। सेकंड आपका जो है नीति निर्माण में योगदान, जो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों के लिए सैद्धांतिक व व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। थर्ड आप देख सकते हैं युद्ध और शांति का अध्ययन, जो संघर्षों के कारणों और समाधान की संभावनाओं को समझने में सहायक होता है। फोर्थ आप देख सकते हैं वैश्विक चुनौतियों की समझ, जो आपके सामने वैश्विक चुनौतियाँ होती है उनकी समझ हो जाती है, उनकी समस्याओं का अध्ययन होता है। फिर अगर हम उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो हमको उनका समाधान का भी पता चल जाता है। तो जैसे कि आपकी वैश्विक चुनौतियों की समझ में आ जाता है आपका जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, इन जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम एक और देख लेते हैं यहीं पे, यह आपका आता है राजनीति और कूटनीतिक रणनीतियाँ, जो देशों के आपसी संबंधों और कूटनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। अब हम एक और नया टॉपिक देख लेते हैं। जो आपका नया टॉपिक आता है यह आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के स्तर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जो वैश्विक राजनीति को समझने और विश्लेषण करने में मदद करते हैं। मुख्यतः 3 स्तरों पर इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए कितने प्रकार के स्तर हैं, इसमें हम वे देखेंगे और कौन कौन से स्तर हैं वे देखेंगे। तो ये आपके जो स्तर हैं ये मुख्यतः 3 है। इनमें जो आपका सबसे पहला आता है वो आपका आता है इंडिविजुअल लेवल, जो मतलब कि व्यक्तिगत स्तर है आपका। इसमें आपके नेताओं, राजनयिकों और नीति निर्माताओं की भूमिका का अध्ययन किया जाता है, और जो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, निर्णय लेने की शैली होती है और मनोवैज्ञानिक पहलू होती है, वे कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, ये आता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे कि हिटलर की नीतियों से द्वितीय विश्व युद्ध और गांधी जी की अहिंसक कूटनीति। अब हम दूसरा स्तर देख लेते हैं। जो आपका सेकंड स्तर है वो है स्टेट लेवल, राज्य स्तर। इसमें किसी भी देश की आंतरिक राजनीति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति और विचारधारा का विश्लेषण करते हैं। और जो घरेलू नीतियाँ होती है, सरकारी प्रणालियाँ होती है जैसे कि लोकतंत्र, तानाशाही, वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे प्रभावित करती है वे पता चलता है इससे। उदाहरण के रूप में हम इसमें देख सकते हैं जो अमेरिका की विदेश नीति है और चीन की वैश्विक आर्थिक रणनीति है। आपका जो तीसरा स्तर आता है वो आता है इंटरनेशनल सिस्टम लेवल, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली स्तर। इसमें जो संपूर्ण विश्व प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं शक्ति संतुलन, गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और वैश्विक व्यवस्था ये शामिल होती है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बहुध्रुवीय मल्टीपोलर, द्विध्रुवीय बायोपोलर और एक ध्रुवीय यूनिपोलर होता है, उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम इसमें देख सकते हैं शीत युद्ध जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच हुआ था, और दूसरा वैश्वीकरण का प्रभाव। इन 3 स्तरों का विश्लेषण करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापक और गहरी समझ मिलती है, जिससे वैश्विक राजनीति को बेहतर तरीके से समझा और पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो अगर हम इन 3 स्तरों का विश्लेषण करते हैं तो जो वैश्विक राजनीति है उसको हमें अच्छी समझ हो जाती है, उसका अच्छी तरीके से पता चल जाता है और हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लेवल ऑफ एनालिसिस है, मतलब कि विश्लेषण के स्तर, जिसमें आपका मैंने सबसे पहले बताया सिस्टमेटिक लेवल, दूसरा आपको बताया स्टेट लेवल और थर्ड आपको बताया इंडिविजुअल लेवल। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं जो कि है आपका बिग बैंग का अध्ययन। बिग बैंग के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिग बैंग का अध्ययन उन तीव्र और गहन परिवर्तनों का विश्लेषण करता है जो वैश्विक राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को अचानक और स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। इसका अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो आपकी वैश्विक, सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं बिग बैंग क्या है। बिग बैंग एक
चेंज को समझने के लिए एक तरीके का तरीका है जिससे कि हम किसी भी प्रकार के वैश्विक राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में जो अचानक से कोई भी स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं, कोई भी बदलाव होते हैं, उसको समझने के लिए बिग बैंग का अध्ययन जरूरी है। तो इसका हम सबसे पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। इसमें आपके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपकी जो प्रमुख घटनाएं हैं वे है जैसे कि सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में हुआ था, और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था स्थापित हुई थी वे, और वैश्वीकरण, ब्रिक्स आदि। दूसरा हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सत्ता संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर और वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस पर प्रभाव। तो ये आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। अब हम देख लेते हैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण में कुछ विचारधारा है जैसे कि यथार्थवाद, रियलिज्म, जिसमें हम शक्ति और सैन्य प्रभाव पर केंद्रित होती है। दूसरा आपकी उदारवाद, लिबरलिज्म, जो सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और व्यापार के महत्व को समझने में सहायक होती है। थर्ड आपका है संरचनावाद, जिसमें विचारधारा और सांस्कृतिक प्रभावों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। यहीं पर हम देख लेते हैं वैश्विक प्रभाव भी देख लेते हैं। जो आपका वैश्विक प्रभाव होता है वो सबसे पहले होता है राजनीतिक परिवर्तन, जिसमें नए गठजोड़ और शक्ति संतुलन का निर्माण होता है। दूसरा आपका आर्थिक प्रभाव, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, बाजार होते हैं, वित्तीय नीतियाँ होती है, कोई भी व्यापार को लेकर समझौता होता है, उनमें जो बदलाव होते हैं उनको आर्थिक प्रभाव में लेते हैं हम। थर्ड आपका सुरक्षा और संघर्ष, जो आपके सैन्य गठबंधनों, आतंकवाद और शीत युद्ध जैसी स्थितियाँ होती हैं उनका विकास, ये आते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं बिग बैंग का समकालीन घटनाओं से क्या जुड़ाव है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो आपका सबसे पहले है यूक्रेन रूस युद्ध, जो आपका 2022 से 23 के बीच लड़ा गया था। उसने क्या किया था, उसने वैश्विक भू राजनीति में बदलाव कर दिया था। दूसरा आपका जो कोविड-19 महामारी है जो कि बहुत फेमस रह चुकी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक नीतियों में अचानक से बदलाव कर दिया था। आप इनको एक उदाहरण के तौर में भी देख सकते हैं और समकालीन घटनाओं से जुड़ाव के तौर में भी देख सकते हैं। थर्ड आपका जो था वह चीन अमेरिका प्रतिद्वंदिता थी, जिसने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का संकेत दिया था। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिग बैंग का अध्ययन उन प्रमुख घटनाओं और नीतिगत बदलाव को समझने का प्रयास है जिन्होंने दुनिया को अचानक और स्थायी रूप से बदल दिया। यह अध्ययन देशों की विदेश नीति, कूटनीति और वैश्विक शासन के ढांचे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जो आपका बिग बैंग है वो उसके अध्ययन से हमें ये पता चलता है जो दुनिया में अचानक से और स्थायी रूप से बदलाव आते हैं उनको समझने के लिए जो देशों की विदेश नीति है, कूटनीति है, वैश्विक शासन है, उनके ढांचे को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। तो आपने देख लिया बिग बैंग। अब हम देख लेते हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका है व्योपनिवेशीकरण का प्रारंभ, जिसको हम ब्रिंगिंग इन डिक्लोनियन अकाउंट्स भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्योपनिवेशीकरण का प्रारंभ मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जो कि आपका 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था। जो आपका व्योपनिवेशीकरण है उसका प्रारंभ आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ, जब उपनिवेशों ने स्वतंत्रता आंदोलन तेज कर दिए थे। तो इसमें आप सबसे पहले देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। जो युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस और अन्य यूरोपीय शक्तियाँ थी वे कमज़ोर हुई, जिससे उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। दूसरा आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र और आत्मनिर्णय। जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ तो अनेक देश अपने लिए आत्मनिर्णय का अधिकार ले लिया उन्होंने, तो वे थोड़े अपने आत्मनिर्भर हो गए। थर्ड आप देख सकते हो एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि भारत में 1947 में हुआ था, इंडोनेशिया में 1949, अल्जीरिया में 1962, इन जैसे देशों में हुआ था। 1950 से 1960 के दशक में अफ्रीका में उपनिवेश समाप्त हुए थे, जिसमें कुछ हम बोल सकते हैं जैसे कि घाना, केन्या और कांगो। फोर्थ आप देख सकते हैं शीत युद्ध और व्योपनिवेशीकरण। जो अमेरिका और सोवियत संघ ने भी उपनिवेशों के स्वतंत्र होने का समर्थन किया, जिससे यह प्रक्रिया तेज हुई। अब आप देख लेते हैं इसमें ही नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशीकरण शासन खत्म होने के बाद भी आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण जारी रहा, जिससे नव उपनिवेशवाद का विचार सामने आया। व्योपनिवेशीकरण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब वैश्विक दबाव, राष्ट्रीय आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये आपका हो गया ब्रिंगिंग इन डिक्लोनियन अकाउंट्स, जिसको आप व्योपनिवेशीकरण का प्रारंभ भी बोल सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें आपका आता है भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का विकास क्रम।
जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भारतीय स्वदेशी मूल सिद्धांत की आवश्यकता है, इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर भी आप इनको बुक से भी अच्छे से एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम आपको शॉर्ट्स नोट्स दे रहे हैं। तो आप इनको अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बुक से भी देख सकते हैं, बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सभी समझ में आ जाएगा। इसमें जो आपका पहला पॉइंट आता है वो आता है भारतीय ज्ञान प्रणाली का आयात मुख्य रूप से अंग्रेजी पश्चिमी सतही संहतिकरण भारत की उभरती हुई वैश्विक शक्ति इनके रूप में विकसित होने का अनुमान लगाने में विफल हो रहा है। जो समकालीन राजनीतिक परिवर्तन है वे हमें स्वदेशी और स्वधर्म के विषय में विचार करने के लिए निर्देशित करता है। थर्ड पॉइंट, आपका जो थर्ड पॉइंट आता है वो भारतीय संस्कृति शोध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर इसकी स्थापना के सैद्धांतिक आधार को मौर्य, पाल वंश और चेदी वंश के शासन में खोजा जा सकता है। भले ही विदेशी शक्तियों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया हो, लेकिन भारतीय साम्राज्यों ने स्वयं उपमहाद्वीप को पार नहीं किया। इसके बावजूद भी भारत के अन्य संस्कृतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यहीं पर आपका जो फोर्थ पॉइंट है यह प्रभुत्व राजनीति के बजाय सांस्कृतिक था। जो आपका यह प्रभुत्व था ये राजनीति की बजाय सांस्कृतिक था, मतलब कि वह कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ था एवं यह भौतिक बल के बजाय व्यापार पर अधिक निर्भर करता था। जो आपका व्यापार था, ट्रेड था, ये उस पर अधिक निर्भर करता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इन तथ्यों को तर्कवाद और अनुभववाद के आधार पर सैद्धांतिक किया जा सकता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्राचीन जो विद्वान थे कौटिल्य, उनके सिद्धांत को अगर आप समझोगे तो ये एक उदाहरण के रूप में आपके सामने उभरेगा। यहीं पर आप और लास्ट पॉइंट देख सकते हैं। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है और मनु की स्मृति है, जो इन खंड का अध्ययन करोगे तो आपको इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा कि भारत अपने रणनीतिक विचारों को उत्पादक रूप से विकसित करता है। इसके लिए जो शब्दावली, सिद्धांत, वाद विवाद और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक प्रतिगामी, तर्कसंगत, सुसंगत और कूटनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जो इसमें भी और महत्वपूर्ण बात है वह है भारत को पश्चिमी ज्ञान से सैद्धांतिक मुक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ये आपके हो गए जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुशासन का विकास क्रम था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर भारतीय जो स्वदेशी मूल सिद्धांत है उनकी क्या आवश्यकता थी। अब हम देख लेते हैं सभ्यतागत मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समावेशन, जिसमें कि आपका सबसे पहला पॉइंट आता है समकालीन समय को देखते हुए भारत लगातार सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर एक राष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न। इस प्रकार यह छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य ज्ञात करने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण देने का समय है। जो आपका यहीं पर सेकंड पॉइंट है वो है भारत के समग्र इतिहास और सहिष्णुता, शांति व हस्तक्षेप की सभ्यता के मूल्यों को देखते हुए हमें अपनी सत्तामूलक शैली से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय को देखने की आवश्यकता है। जो टोटली आप बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समग्र भारतीय सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको जो संपूर्ण भारतीय सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य है उसकी आवश्यकता है। यहीं पर आप ये थर्ड पॉइंट भी देख सकते हैं। एक बार प्रभावी ढंग से ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता के 75 साल परे होने के पश्चात हमें स्वदेशी मूल ज्ञान का उत्पादन करने के लिए स्वयं को आत्मनिर्भर दिखाने का प्रयास करना चाहिए। यह उचित मानने से सच्चा भारतीय दर्शन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख उपागम है, जिसमें एक है यथार्थवाद, एक है आदर्शवाद और एक है संरचनावाद। यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शक्ति के संदर्भ में व्याख्या करता है, और जो ये आदर्शवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सहयोग और शांति के संदर्भ में व्याख्या करता है, और जो संरचनावाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समाजीकरण परिणामों के तर्क के संदर्भ में व्याख्या करता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इसका अब एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो आपको आंसर लिखने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अपनी सभ्यतागत और सांस्कृतिक उत्पत्तियों की खोज कर रहा है। मतलब कि जो भारत है जो उसकी पहले की सभ्यतागत और सांस्कृतिक है वो अपनी उन उत्पत्ति की खोज कर रहा है। ये मूल्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये सनातन धर्म या अद्वैत दर्शन, सिख मत आदि पर आधारित हो सकते हैं। ये जो आपके मूल्य हैं
ये किसी भी धर्म के, किसी भी दर्शन के, किसी भी मत के आधार पर आधारित हो सकते हैं। यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधीवाद के मूल्यों का संयोजन भी हो सकता है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान को स्वदेशी मॉडल के साथ आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। जो आपका समकालीन ज्ञान है उसको स्वदेशी मॉडल के साथ आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए, और जो सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट, सुसंगत, सुगठित होना चाहिए। इस विश्व के सामूहिक हित पर ज्ञान के उत्पादन की विचार करना चाहिए, जिसे हम सभी साझा करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं विश्व प्रभुत्व, जो आपके वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है, या फिर एक राष्ट्र एक संस्कृति है, एक और एक व्यक्ति बनाने की भारत की लगातार मांग है। इनका भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों के लिए एक मूलभूत मूल्य हो सकती है। तो ये आपका चैप्टर था जिसको हमने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में शॉर्ट्स में ज़रूर बताना। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके जो विश्लेषण के स्तर है वे कितने स्तर है और कौन कौन से स्तर है, उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट्स में करके जितना शॉर्ट्स हो सकता है उतने शॉर्ट्स में लिखिएगा, पर बताइएगा ज़रूर। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने ध्यान से पढ़ा है और कितने को क्या क्या याद है। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो हमारा इंस्टा पेज है उस पर भी आप फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।